नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के हमारे इस अंक में। किसानों को देश के लिए दलहन एवं तिलहन का उत्पादन करने हेतु और अधिक प्रोत्साहन, बिचौलियों के चक्रव्यूह को चकनाचूर करने और किसानों की मेहनत की भरपूर कीमत देने की गारंटी है कृषि सुधार विधेयक। देश भर में एमएसपी की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के लिए 41,084 किसानों को करीब 1,082 करोड़ रुपए का भुगतान। खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद शुरू। भारत ने 85% की रिकवरी दर के साथ हासिल की नई ऊंचाइयां। ठीक होने वाले मामलों और सक्रिय मामलों के बीच का अंतर 48 लाख से अधिक हुआ। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ठीक होने की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक। आइए देखते हैं विस्तार से। किसानों के कल्याण को भारत सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के संदर्भ में सरकार ने उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी और स्थिर मूल्य का माहौल सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया है। दलहन एवं तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आरंभ की हैं ताकि देश में खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करते हुए किसानों की आय में भी अधिकाधिक वृद्धि की जा सके। आइए किसी के संदर्भ में आपको दिखा देते हैं एक खास रिपोर्ट। देश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। भारत में जिस तरह से हरित क्रांति आई उसके माध्यम से, उससे अगर हम पहले बात करते हैं, हरित क्रांति से पहले की बात करते हैं, आज़ादी के समय बात करते हैं, तो उस समय देश हमारा खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं था। बहुत सारे जो क्रॉप्स होता था, उसके उत्पाद होता था, हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। लेकिन हरित क्रांति के बाद में स्थितियाँ बदली और सारे खाद्यान्न के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो गए। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे, जैसे तिलहन की अगर हम बात करते हैं, दलहन की बात करते हैं, उसमें हम आज भी आत्मनिर्भर नहीं हैं। लेकिन अगर हम आज के संदर्भ में देखते हैं कि जैसे रबी के बुआई की बात अगर हम कर सकते हैं कि कुछ समय के बाद में रबी की बुआई होने वाली है, उसमें खास तौर से मुख्य रूप से फोकस किया जा रहा है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा तिलहनी फसलों के। तो तिलहनी फसलों में कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं, इसके लिए क्या रणनीति बनाई जा रही है, इस संबंध में बात करने के लिए आज हमारे साथ है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि आयुक्त एस.के. मल्होत्रा जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको। सर, अभी हमें सरसों की बात करते हैं तिलहनी में, या और भी जो तिलहनी फसलें हैं उसकी भी बात करते हैं। सर, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? क्या इसमें आत्मनिर्भर होने की संभावना है? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जो अभी खाद्यान्न के क्षेत्र की जब हम बात करें तो आत्मनिर्भरता हमारे देश में आई है। चाहे वो बात चावल की है या गेहूं की है, तो उसमें हमारा जो उत्पादन है काफ़ी बड़ा है और हम उसको दूसरे देशों को भेज भी रहे हैं और उससे जो विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रहे हैं। लेकिन अभी भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसको मैं ये कहूँगा कि जो तिलहनी फसलें हैं उसमें अभी आत्मनिर्भरता नहीं आई है। उसमें करीब 67,000 करोड़ 67,000 करोड़ का जो लगभग हम खाद्य तेल जो है दूसरे देशों से हमें मंगाना पड़ता है। तो अभी भारत सरकार ने इस पर विचार किया, मंथन किया और एक जो नया मिशन है जिसको हम ये कहते हैं कि नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल, खाद्य तेलों पर एक नया मिशन की शुरुआत की है। और इस मिशन के तहत जो है हमारे प्रयास ये रहेंगे कि हम आत्मनिर्भर कैसे हों, जिससे कि हमारी अपनी कैपेसिटी बढ़े, हमारा अपना उत्पादन बढ़े और जिससे कि हमें बाहर से जो है तेलों को ना मंगाना पड़े। तो अभी जैसे रबी का मौसम की शुरुआत हो रही है और अभी खरीफ का मौसम ख़त्म हो चुका है, तो रबी की मौसम की तैयारियां चल रही हैं। किसान जो है एक अनुकूल तापमान के आने का इंतज़ार कर रहा है और सरसों की बिजाई को वो जल्दी से जल्दी कर देगा। तो सरसों एक बड़ी अहम तिलहनी फसल है
क्योंकि मैं जो बात करूंगा अभी तिलहनी फसलों के बारे में करना चाहूँगा कि तिलहनी फसलें अब हमारे लिए एक तरह से प्रायोरिटी हो गई है और ये एक प्राथमिकता वाली जो हमारी ये फसलें हैं, तो इन पर जो है किसानों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे तो अभी जो MSP जो बढ़ाया, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया, तो वो सरसों में भी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया। तो अभी बहुत ही अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, वातावरण बहुत ही अनुकूल है, हमारे जितने जल भंडार हैं वो भी भरे हुए हैं। तो इन सब का फ़ायदा उठाते हुए किसानों को मैं ये आग्रह करता हूँ कि वो तिलहनी फसलों में सरसों और तोरिया जो है उन दोनों की बिजाई ज़रूर करें। और इसके लिए भारत सरकार ने एक छोटा सा कैंपेन चलाया जिसको हम कहते हैं कि सरसों का एक तरह से कैंपेन और रिवॉल्यूशन लाने के लिए इसको जो है खाद्य तेल मिशन के तहत जो है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और इस वर्ष के लिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो पिछले वर्ष की अगर आप तुलना में अगर आप देखें तो करीब 62 लाख क्षेत्र में जो है सरसों की खेती हुई थी, जिसको हम बढ़ा करके 75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं। और 11 जो राज्य हैं वो मुख्य राज्य हैं, वहाँ पर हमारा फोकस रहेगा। और जो 11 राज्य हैं उसमें जो मुख्य कुछ राज्य हैं, कुछ राज्यों को मैं बता देना चाहूँ, जैसे उसमें मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान और हरियाणा, कुछ पंजाब को भी लेकर के चले हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये कुछ ऐसे जो राज्य हैं जहाँ पर जो है बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं और वहाँ पर हम लोग सरसों की खेती को जो है बढ़ावा दिया जा सकता है। और इसके साथ साथ जो है हम ये चाह रहे हैं कि कुछ जो नॉर्थ ईस्टर्न के एरिया हैं, कुछ ईस्टर्न इलाके हैं जहाँ पर धान की कटाई के बाद जो क्षेत्र खाली रह जाता है, वहाँ पर भी सरसों को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा, जो मुख्य कुछ फसलें ऐसी भी हैं उनको इंटरक्रॉपिंग में जो मुख्य फसल है उसके 2 लाइनों के बीच में भी जो है सरसों को लगाएं। तो क्योंकि अभी क्षेत्र तो उतना ही है, लेकिन उसी क्षेत्र से हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे लें, तो ये इंटरक्रॉपिंग को भी एक चुना गया है। दूसरा, जो राइस फैलो एरिया है उसको टारगेट करना है। तो ये सब चीज़ों को लेकर के हम लोग एक समुचित ढंग से जितनी अच्छी किस्में हैं जिनका उत्पादन लगभग मैं ये कहूँगा कि 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा है, उन किस्मों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। उससे नीचे उत्पादन करने वाली किस्मों को हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हाइब्रिड जो किस्में हैं, संकर किस्में हैं सरसों से रिलेटेड, वो भी अभी उपलब्ध हैं, तो उनको भी जो है किसान अपनाएं, जिससे कि हमारी उत्पादकता बढ़े, तो अपने आप ही उत्पादन जो है प्रति इकाई क्षेत्र से वो बढ़ जाएगा। जिस तरह से अभी आपने कहा कि क्रांति लाने की आवश्यकता है, अब बहुत सारे जो फसल है उसमें क्रांति जब आई है तो इसके बाद में ही उसमें आशातीत उत्पादन भी हुआ है। अभी हमें मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में भी हम क्रांति की बात कर रहे हैं, या दूध में भी हम क्रांति की बात की है, जिसके वजह से ज़्यादा किसानों को भी फ़ायदा हुआ है। सर, क्या आप जिस तरह से भी फोकस कर रहे हैं सरसों पर, जिस तरह से तिलहनी फसलों पर, क्या इस तरह से कोई क्रांति लाने की है ज़रूरत? बिल्कुल ज़रूरत है क्रांति की। अब आप देखते हैं कि पहले हम कहते थे कि हमारे देश में हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति जब आई थी उस टाइम में हमारे पास बहुत सारा एरिया जो है हमारे पास उपलब्ध था, और हमारे पास कुछ ही किस्में ऐसी अच्छी आई, उन किस्मों को जो है हम लोगों ने फैलाया गया पूरे देश में, और उसका जो है एक तरह से उनको अपनाया गया, तो हमारा उत्पादन बढ़ गया। तो ये तो उस टाइम की परिस्थिति है, लेकिन आजकल की जो परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग है। इस टाइम में हमारे पास क्षेत्र उतना है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, और बल्कि कुछ कमी हुआ है थोड़ा बहुत, क्योंकि क्षेत्र जो है अर्बनाइजेशन की तरफ भी कुछ ना कुछ बढ़ा है। तो एक तो हमारे पास साधन जो है वो सीमित हुए हैं, तो सीमित साधन में, सीमित क्षेत्र में, सीमित जल साधनों में हम कैसे उत्पादन अधिक बढ़ाएं, ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, जिसमें क्लाइमेट चेंज का भी इफेक्ट नज़र आता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जितनी भी तकनीक है, ये तकनीक के माध्यम से ही नया जो एक क्रांति का जो सूत्रपात होगा वो होगा। और अगर आप ये देखें तो एक मूक रूप से जो क्रांति है वो पहले से ही हो चुकी है, और जहाँ कहीं हमारा उत्पादन, अभी आप देख रहे हैं कि हम टोटल 296.65 मिलियन टन का उत्पादन हमारा हुआ है। ये उत्पादन बहुत अधिक उत्पादन है, और हम अपने आप में मैं ये कहूँगा कि हम इसमें आत्मनिर्भर हैं। खाद्यान्न की बात करें, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो दलहनी फसलें भी शामिल हैं, तो दलहनी फसलों का जो उत्पादन है वो 23 मिलियन टन हुआ। तो कभी ऐसा भी टाइम था जब हमारे पास 16 मिलियन टन का उत्पादन था 2013-14 में, 14-15 में, तो उस उत्पादन को बढ़ा करके हम लोग
25 मिलियन टन तक ले गए हैं, 23 से 25 मिलियन टन तक के बीच में उत्पादन हो रहा है। तो उसमें भी हम लगभग आत्मनिर्भर की स्थिति में हैं। और जो हम लोगों ने इसका एक मिशन चलाया, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन फॉर पल्सेस, दलहनी फसलों का जो मिशन है, उसके तहत जो उत्पादन हमने किया है उस उत्पादन को बना करके रखना है। और साथ में जो मैं तिलहनी फसलों की बात कर रहा था, तिलहनी फसलों में मैंने सरसों का विशेष रूप से इसलिए उसमें अभी बयान किया क्योंकि ये मौसम में जो है सरसों की फसल एक मुख्य फसल है। और जब खरीफ का मौसम आएगा तो खरीफ के मौसम में हम लोग बाद में जो है उस पर सोयाबीन पर भी चर्चा करेंगे, और उसमें हम लोग ग्राउंड नट जो मूंगफली की खेती उसकी भी बात करेंगे। लेकिन जब रबी की बात करते हैं, सरसों, तोरिया, इसके साथ साथ सनफ्लावर जो सूरजमुखी है, सूरजमुखी के क्षेत्र में जो है हम थोड़ा सा पिछड़ गए हैं। वो इसलिए पिछड़ गए हैं कि उस पर जो है इतना ध्यान हम लोग नहीं दे पाए। तो ये एरिया करीब 2003-04 का जब मैं आंकड़ा देख रहा था उठा करके, तो हमारे पास उस टाइम में 20 लाख हेक्टेयर एरिया में इसकी खेती होती थी, जो घट करके अब जो है 2.4 लाख हेक्टेयर एरिया में हो रहा है। तो हम उसको जो है उसका क्षेत्र भी बढ़ाना चाहते हैं। और ये जो रबी का मौसम है ये उसके लिए बहुत ही अनुकूल है। हम सनफ्लावर को भी, सूरजमुखी की खेती को भी साथ में लेकर के चले हैं। इसका भी एमएसपी अभी बढ़ा है। तो एमएसपी बढ़ने से जो है निश्चित रूप से जो है किसानों के मध्य में एक सिग्नल गया है कि ये ऐसी फसलें हैं जो हमारे देश की प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। तो वो प्राथमिकता में भी जो है किसान अपना योगदान दे और इसका मूल्य भी अधिक मिलेगा मार्केट में। और किसानों से यही आग्रह है कि इन फसलों के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाएं, क्योंकि चावल और गेहूं में तो हम लोग पहले ही आत्मनिर्भर हैं, लेकिन इसमें भी इन फसलों की तरफ भी जो है हमें कुछ ना कुछ क्षेत्र जो है उसमें बिजाई करनी चाहिए। सर, तिलहन की अगर हम बात करते हैं, इसमें दोहरी चुनौती है। एक तो उत्पादन बढ़ाना, और दूसरा इसमें सर मिलावट की संभावना ज़्यादा है। अगर हम पूरे खाद्यान्न की बात करते हैं तो जिसमें सबसे ज़्यादा तिलहनी में ही फसलों में कहें या तेल कहें, उसमें मिलावट सबसे ज़्यादा होता है। ये दोहरी चुनौती है सर, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, इसको हम लोग मिलावट ना कह करके इसको ब्लेंडिंग कहेंगे। ब्लेंडिंग का मतलब ये होता है कि एक तेल में दूसरे तेल को मिश्रित कर दिया जाता है, लेकिन वो एक तरह से पहले इसकी परमिशन थी। इसका जो देखता है वो FSSAI जो हमारी संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत जो आता है, तो वो इसको देखते हैं। इसके जो पहले मापदंड थे कि जो भी दो तेल है अगर उसका मिश्रण बना करके बेचा जाता है, ब्लेंड करके बेचा जाता है, तो कम से कम 20% उसकी मात्रा होनी चाहिए। इससे क्या हुआ कि जो हमारे अपने मैं ये कहूँगा कि हमारे जो इंडिजिनस ऑयल थे, चाहे वो सरसों था, चाहे वो मूंगफली है और साथ में सूरजमुखी है, इनको थोड़ा बढ़ावा नहीं मिल पाया क्योंकि दूसरे जो सस्ते तेल आने लगे, जिसमें ऑयल पाम कहते हैं, ताड़ का तेल आने लगा, तो वो जो है सस्ता बाहर से मिलने लगा, तो उसको जो है मिला करके बेचने लगे। वो राइस ब्राउन ऑयल है उसको भी मिला के आने लगा। तो अभी जो है भारत सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि सरसों में विशेष रूप से कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी, सरसों का तेल प्योर बेचा जाए, सिंगल ऑयल बेचा जाएगा। तो सिंगल ऑयल बेचने का जो पर्पस है, जो एक निर्णय है जो भारत सरकार ने लिया, इसके ऊपर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि 1 अक्टूबर के बाद 2 तेलों का मिश्रण जो है सरसों में नहीं बेचा जाए, सरसों का तेल अकेला बिना मिश्रण के ही बेचा जाएगा। सोल जिसको कहेंगे, और वो कच्ची घानी वाला तेल है, उसको भी जो प्रेफरेंस मिलेगी। इससे हमारे जो गांव के जो उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, कच्ची घानी का जो तेल निकालने से करने का, उसको बढ़ावा मिलेगा। किसान सरसों के अंतर्गत जो है खेती भी ज़्यादा करेंगे क्योंकि उनको मूल्य अधिक मिलेगा। तो ये एक ऐसा अवसर है जिसको हमें लाभ उठाने की ज़रूरत है। और साथ साथ जितने भी घरेलू छोटे उद्योग हैं वो हमारे रूरल सेक्टर में इस तरह के बहुत सारे एक्सपेलर बन करके आएंगे, और किसान खुद जो है उसको निकालेगा भी, उत्पादन भी करेगा और उसका तेल भी निकाले तो उसको भी निकाल करके बेच सकता है। क्योंकि MSME की भी बहुत सारी ऐसी स्कीम है और कृषि मंत्रालय की भी बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिसमें इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी। अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। देश में हो रहे कृषि सुधार समग्र विकास का आधार बनेंगे 3 नए कानून। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। सर, जिस तरह से आप बताएं कि किसान को फ्रीडम होगा, एक राज्य के अपने किसान है, अपने राज्य में कहीं पर भी बेच सकता है, दूसरे राज्यों में भी बेच सकता है, यह उसकी फ्रीडम है। लेकिन सर, सवाल यहाँ पर यह है कि जो मंडी है एपीएमसी एक्ट कानून के तहत है, उस मंडी को क्या होगा। और दूसरा, जो स्वतंत्रता की बात है सर, तो एमएसपी पर खरीदे। अक्सर देखा जाता है कि जब फसल तैयार होता है तो कुछ सप्ताह या कुछ दिन के लिए एफसीआई खरीदती है, तो क्या सर इसको ड्यूरेशन भी बढ़ाया जा सकता है? देखिए, जो मंडी की व्यवस्था है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। मंडी प्रांगण यथावत रहेंगे, मंडी प्रांगणों में खरीदी की व्यवस्था यथावत रहेगी। राज्य सरकारें मंडी प्रांगणों में अपने रेगुलेशंस को लगा सकती हैं, मंडी फीस लगा सकती हैं। जो बोली की व्यवस्था है मंडियों में वो यथावत रहेगी। तो मंडी का विकल्प किसान के लिए उपलब्ध है। उसी तरह जो हमारी व्यवस्था खरीदी की है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार घोषित करती है और उस पर खरीदी की व्यवस्था करती है, खरीदी की व्यवस्था यथावत चालू रहेगी। किसान को विकल्प ये भी उपलब्ध रहेगा कि अगर बाज़ार के भाव नीचे होते हैं तो एमएसपी पे वो अपनी फसल को जैसे अभी बेचता है वैसे बेच सकता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर जो एमएसपी की व्यवस्था करती हैं वो एज इट इज़ आगे भी व्यवस्था रहेगी। जहाँ तक एमएसपी के ऊपर ड्यूरेशन बढ़ाने का सवाल है, एमएसपी का जो ऑपरेशन है वो निश्चित अवधि के लिए होता है। जैसे दाल, दलहन, तिलहन के लिए 90 दिन की खरीदी की व्यवस्था होती है, उसी तरह एफसीआई भी फूड मिनिस्ट्री के माध्यम से अपने दिन डिक्लेयर करता है। 45 दिन, 30 दिन, 60 दिन जब एमएसपी की खरीदी के दिन होते हैं, तो उस व्यवस्था चूँकि पूर्व से चली आ रही है और उसी व्यवस्था में आगे भी विकल्प किसान को उपलब्ध है, तो उस व्यवस्था में परिवर्तन का भी कोई किसी प्रकार का कारण नहीं है, तो वो व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी। सर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित जो कानून है उसमें सर बड़े किसानों को तो लाभ हो सकता है, क्योंकि जो सर व्यापारी है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लैंड है एक्वायर कर करके और वो सोचेगा कि एक बड़े किसान है उससे हम करार करें। लेकिन जो सर छोटे जो 2 हेक्टेयर से कम वाले किसान हैं उनका क्या हो सकता है इसमें? देखिए, जो छोटे किसान है उसी को ज़्यादा लाभ है। जो बड़ा किसान था उसके पास तो अभी भी बहुत विकल्प थे और उसके पास साधन भी थे, तो वो नए बाज़ार में जाके अपना उपज को बेच सकता था और उसकी बार्गेनिंग पावर भी थी। पर जो छोटा किसान था उसके लिए मुश्किल था कि वो ऐसे बाज़ार उसको उपलब्ध हों जहाँ पे उसकी फसल को अच्छी कीमत मिले, या उसको ऐसी तकनीक उपलब्ध हो या ऐसा बीज उपलब्ध हो जिससे उसकी आमदनी बढ़े, उसकी प्रोडक्शन बढ़े। अब जब ये फार्मिंग एग्रीमेंट्स का एक्ट आया है, इस एक्ट के आने से जो छोटे किसान हैं उनको सीधा लाभ होगा। छोटे किसान संगठित होकर एफपीओ के माध्यम से या सीधे भी अगर वो खरीदार के साथ अनुबंध करेंगे तो उन अनुबंधों के माध्यम से उनको नई तकनीक भी मिलेगी, उनको नए तरह के बीज और नई तरह का जो कृषि ज्ञान है वो मिलेगा और उसके माध्यम से वो खरीदार को अपनी उपज को पहले से बेच पाएंगे। उनके पास ऐसी उपज वो उगा पाएंगे जिसमें उनको सरप्लस हो और जिनकी वैल्यू ऐसी हो जिसमें बहुत अधिक मूल्य उनको मिले। जैसे बहुत ऐसे प्रोड्यूस हैं जो अगर वो किसान को ज्ञान नहीं हो, एवोकाडो है या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कोई प्रोड्यूस है या अच्छी किस्म का केला है या अच्छी किस्म का आम है या अच्छी किस्म की सब्जियां हैं या अच्छे किस्म का अनाज है, कई चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बाज़ार में प्रीमियम वैल्यू है, जैसे ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है। तो छोटे किसान को तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि ख़रीदार उसको तकनीक देगा, उसको नई तरह का ज्ञान देगा और उस ज्ञान का लाभ लेके ये किसान ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी थोड़ी ज़मीन पे भी कर सकेंगे। सर, एपीएमसी एक्ट के माध्यम से जैसे कहा जा रहा है कि मंडी कानून में सुधार से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन सर कहीं किसी स्टेट में ऐसा भी देखा जाता है कि एपीएमसी एक्ट के माध्यम से मंडियां नहीं है, रेगुलेट नहीं हो रही है, तो वहाँ के किसान कैसे सर लाभान्वित हो सकता है? देखिए, बिहार और केरला ऐसे राज्य हैं जिनमें पूर्व से ही एपीएमसी नहीं है। उन्होंने वहाँ पे केरला में कभी भी एपीएमसी की व्यवस्था नहीं थी और बिहार ने एपीएमसी की व्यवस्था समाप्त की थी। इन राज्यों में भी इसका लाभ इसलिए होगा
कि अभी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें संगठित व्यवस्थाएं कम हैं। जैसे ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अभी उपलब्ध नहीं है जितनी अच्छी व्यवस्था ई ट्रेडिंग की होनी चाहिए। वेयर हाउस पे, साइलो पे खरीदारी के लिए प्रॉपर कानून नहीं है। जो किसान वेयर हाउसिंग रिसीट के माध्यम से अपना स्टोर्ड प्रोड्यूस को बेच सकता है, वो नए कानून के अंतर्गत है, जो पहले उसकी व्यवस्था नहीं थी। फिर जो इंटरस्टेट ट्रेड है, अगर बिहार का किसान महाराष्ट्र में जाके अपनी फसल बेचता है, महाराष्ट्र का व्यापारी बिहार से खरीदना चाहता है, पहले उस पर रिस्ट्रिक्शन थी क्योंकि महाराष्ट्र के एक्ट में उसके ऊपर दोबारा से टैक्स लग जाता था। तो उसके ऊपर जो महाराष्ट्र का किसान है उसको जाके बिहार में ख़रीदने में ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। अब अगर वो खरीदेगा और इस कानून के माध्यम से उसको सीधा खरीदारी का लाभ मिलेगा, तो किसान सीधा अपनी उपज कहीं भी अपने देश भर में बेच पाएगा, जो पहले सिर्फ नज़दीक के व्यापारी को या नज़दीक के बाज़ार में बेच पाता था। तो उसका लाभ भी ऐसे राज्यों में होगा जहाँ पे एपीएमसी की व्यवस्था नहीं थी। तो ये दोनों ही तरह के राज्यों में लाभ होगा। जहाँ पे मंडी की व्यवस्था है, एपीएमसी की व्यवस्था है, वहाँ पे नए विकल्प मिल जाएंगे, एपीएमसी की व्यवस्था भी यथावत रहेगी। और जहाँ पे एपीएमसी की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे चूँकि नए विकल्प संगठित तौर पे मिलेंगे, तो उससे भी किसान को बड़ा लाभ होगा। और ख़ासकर जो इंटरस्टेट ट्रेड के बैरियर्स हटे हैं, उसका लाभ किसान को होगा। अगर बिहार की, जैसे आपने सर बताया, केरला की बात किया, तो सर वहाँ पर एपीएमसी एक्ट के माध्यम से मंडियाँ नहीं हैं और ई ट्रेडिंग के माध्यम से भी ई नैम है, उसके माध्यम से भी लोगों के अवेयरनेस नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है। और इस तरह से अगर हम फ्री कर देते हैं तो फिर किस तरह से उनको फ़ायदा होगा? नहीं, ई नैम की व्यवस्था भी सिर्फ मंडियों में थी, तो इन राज्यों में ई नैम की व्यवस्था पहले नहीं थी। और ई नैम अकेला ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तो प्राइवेट भी आएंगे। ई नैम तो सरकारी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था। तो क्या होगा कि नए एक्ट के आने से नई संभावनाएं बढ़ जाएंगी, जो मार्केटिंग की संभावनाएं हैं। तो उन राज्यों में जहाँ पे मंडियाँ नहीं हैं, उनमें भी नए विकल्प किसानों को मिलेंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो उनको भी लाभ होगा। और जहाँ पे मंडियाँ हैं वहाँ पे तो लाभ होगा ही, क्योंकि मंडियों की व्यवस्था को छेड़ा नहीं गया है, मंडियों में भी वो बेच सकता है। और मंडी के बाहर की व्यवस्था अब सुदृढ़ हो जाएगी, विकल्प मिल जाएंगे। तो दोनों तरह के राज्यों में इसका लाभ होगा। सर, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के माध्यम से जिस तरह से अमेंडमेंट उसमें किया गया है कि अब जो स्टॉक लिमिट्स है उसको हटा दिया जाएगा, तो सर ये क्या उसको कालाबाजारी बढ़ने की संभावना है या किसानों की इससे फ़ायदा हो सकता है? देखिए, इसका किसानों को ही सीधा फ़ायदा होगा। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जिस समय रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, उस समय भारत में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थी उसकी शॉर्टेज थी, तो वो जो परिपेक्ष था वो अलग था। अब जो है हम सरप्लस इकॉनमी में हैं, हमारे पास हर चीज़ की अधिक मात्रा है, जितनी हमारी कंजम्पशन है उससे ज़्यादा हमारे पास प्रोड्यूस है। तो ब्लैक मार्केटिंग तो उस प्रोड्यूस की होती है जिसकी शॉर्टेज हो। तो इस तरह की जो अवधारणा है वो ख़त्म हो चुकी है भारत के बाज़ार में। अब तो हमें नए मार्केटिंग एवेन्यूज़ और अपने सरप्लसेस को कैसे हमें मैनेज करना है और कैसे उनको बाज़ार उपलब्ध कराना है, उस पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ये होर्डिंग वाला जो मसला है वो बहुत हद तक समाप्त हो गया। पर फिर भी अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, कोई ऐसी बात होती है कि बहुत अधिक कीमतें बढ़ गई, तो वो विकल्प अभी भी सरकार के पास खुला हुआ है कि अगर बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ती हैं या होर्डिंग की ऐसी इमरजेंसी की शिकायत आती है, तो केंद्र सरकार अभी भी उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, पर सामान्यतः रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। और जो किसान को लाभ होना है, जैसे मैंने पहले बताया कि एक व्यापारी है, उसको मालूम है कि वो 100 क्विंटल से ज़्यादा नहीं खरीद सकता, अगर ऐसा कानून में प्रावधान है। अब उसके पास साधन है, वो ज़्यादा खरीदना चाहता है, बाज़ार में आना चाहता है, पर चूंकि स्टॉक की रिस्ट्रिक्शन है वो बाज़ार में नहीं आ पाता। तो उतना व्यापारी बाज़ार से कम हो गया, तो उतनी प्रतिस्पर्धा कम हो गई। जब प्रतिस्पर्धा कम हुई तो किसान के जो ग्राहक हैं, जो खरीदने वाले हैं, वो कम हुए तो उसकी जो बोली लगी, या उसको खरीदने वाले जब खरीदने के लिए आए, तो मांग कम होने से भाव कम हो जाते हैं। पर आज की तारीख में अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और सभी तरह के व्यापारी खरीदारी में हैं, उनको ये डर नहीं है कि इसके बाद मैं नहीं खरीद सकता, तो खरीदार बढ़ेंगे। और अगर खरीदार बढ़ेंगे तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो किसान की उपज की कीमत बढ़ेगी, और किसान की उपज की कीमत बढ़ेगी तो किसान को उसका लाभ होगा। तो हर तरह से किसान को कंपटीशन से लाभ होता है। तो जितनी रिस्ट्रिक्शंस हटती हैं, जितना रेगुलेशन कम होगा, उतना ही लाभ सीधा किसान को मिलेगा।
जैसा कि विवेक अग्रवाल जी ने बताया कि कृषि कानून जिस तरह से पारित किया गया उसमें ख़ास तौर से अगर मंडी की हम बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात करते हैं, इससे तीनों कानूनों से किसान को बहुत ही फ़ायदे होने वाला है। किसान ग्रामीण क्षेत्र में रह करके अपनी जो उत्पाद है वो कहीं पर भी बेच सकता है, ई ट्रेडिंग के माध्यम से और ख़ास तौर से मंडी के माध्यम से भी जा कर के, और जहाँ पर भी EPMC एक्ट के माध्यम से जो मंडियाँ हैं उसमें टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, जिससे किसानों को अतिरिक्त फ़ायदा होगा। और यह जो कानून है इससे खास तौर से जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2022 तक किसानों की इनकम को डबल करना है, उसमें खास तौर से यह मददगार साबित होगा। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास अंक में। भारत ने 85% की रिकवरी दर के साथ हासिल की है एक नई ऊंचाई। आइए इससे संबंधित जानकारी के लिए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। पिछले कुछ हफ्तों में ठीक होने वाले मामलों की उच्च संख्या का क्रम जारी है और राष्ट्रीय रिकवरी दर आज 85% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान नए पुष्ट हुए मामलों की तुलना में रिकवर होने वाले मामलों की संख्या अधिक रही है। देश में पिछले 24 घंटों में 82,203 रोगी ठीक हुए हैं, जबकि नए पुष्ट मामलों की संख्या 72,049 रही है। ठीक होने वाले रोगियों की कुल संख्या 57,44,693 हो गई है। इसकी बदौलत अधिकतम ठीक होने वाले रोगियों के मामले में भारत की वैश्विक स्थिति लगातार मजबूत बनी हुई है। बड़ी संख्या में ठीक होने वाले रोगियों की संख्या के चलते सक्रिय मामलों और ठीक होने वाले मामलों के बीच अंतर और अधिक बढ़ गया है। ठीक होने वाले मामलों और सक्रिय मामलों में 9,07,883 के बीच का अंतर 48 लाख यानी 48,36,810 से अधिक हो गया है। ठीक होने वाले मामले सक्रिय मामलों से 6.32 गुना है, जो ये प्रदर्शित करते हैं कि ठीक होने वाले रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में सक्रिय मामलों में और कमी आई है और ये 13.44% तक नीचे खिसक गया है और लगातार घट रहा है। राष्ट्रीय आंकड़ों की बात करें तो 18 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में रिकवरी की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ठीक होने वाले नए मामलों में से 75% योगदान 10 राज्यों का है, जिनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और दिल्ली शामिल है। तो आज के हमारे इस खास अंक में बस इतना ही। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।